have your attention, please. This is Air India flight Kanishk 182. ये जो आपने अभी देखा वो एक धमाका भर नहीं है। 39 साल पहले अटलांटिक महासागर के आसमान में 31,000 फीट की ऊंचाई पर यह खालिस्तानी आतंक का सबूत था। वो आतंक जो आज कनाडा से लेकर अमेरिका तक एक बार फिर फन उठा रहा है। वो आतंक जिसने भारत को ना भूलने वाला जख्म दिया है। वो आतंक जिसने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की जान ली है, और वो आतंक जिसे तब भी कनाडा में सरकारी संरक्षण मिल रहा था और आज भी वो कनाडा में ट्रूडो सरकार की आंखों का तारा बना हुआ है। 23 जून 1985 को हुए इस विमान हादसे का मास्टरमाइंड कहा गया आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के नेता तलविंदर सिंह परमार को, और 80 के दशक में इस आतंकी को संरक्षण मिला हुआ था। किससे? कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री और जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो का। और आज जिस खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की वजह से झमेला बड़ा हुआ है, उस खालिस्तानी आतंकियों को बचाने में जुटे हुए हैं जस्टिन ट्रूडो। यानी पिता ने आतंकी पाले और अब बेटा भी उसी राह चले। Agents of the government of India were directly involved in the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar, on Canadian soil. We responded. Canada has leveled serious allegations, but has so far not given any evidence to back it up. As regards our stance on the allegations, we will naturally reject false imputations against our diplomats. जस्टिन ट्रूडो आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर हाय तौबा मचाए हुए हैं, और इस हद तक मचाए हुए हैं कि वो भारत के साथ कनाडा के रिश्तों को भी ताक पर रख चुके हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो खुद अपने गिरेबा में झांकने को तैयार नहीं है। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर जस्टिन ट्रूडो की खालिस्तानी सोच का संपूर्ण विश्लेषण करूंगी। मैं बताऊंगी आपको कि कैसे कनाडा खालिस्तानी आतंकियों की पनाहगाह बन चुका है, और कैसे अपने पिता की राह पर जस्टिन ट्रूडो भी खालिस्तानी आतंकियों का मोहरा बनकर रह गए। हरदीप सिंह निज्जर को लेकर जो विवाद पिछले साल यानी साल 2023 में शुरू हुआ था, वो अब दोनों देशों के बीच में और उनके रिश्तों पर भारी पड़ने लगा है। लेकिन पूरी कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। सिर्फ वहां नहीं जहां से कनाडा में खालिस्तानी आतंक को पनाह मिलनी शुरू हुई थी, बल्कि वहां जहां भारतीय मूल के लोग कनाडा में जाकर बसने की शुरुआत हुई। बात आज़ादी के पहले की है। बात भारत की है जब भारत पर ब्रिटिश राज था। 1857 की क्रांति के बाद भारत का राज क्वीन विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया था, और उसी दौर में ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी लंदन गई थी। 1897 में महारानी विक्टोरिया ने डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए इन्हें यहां पर बुलाया था, और इसी टुकड़ी में कुछ सिख सैनिक भी वहां पर शामिल हुए थे, और इसमें रिसालेदार मेजर केसर सिंह भी थे, जिन्होंने कनाडा में ही रहने का फैसला लिया। केसर सिंह कनाडा में शिफ्ट होने वाले पहले सिख थे। केसर सिंह के साथ कुछ और भारतीय सैनिकों ने भी कनाडा में रहने का फैसला किया। बाकी सैनिक भारत लौट आए, और इसके बाद जब बाकी सैनिक भारत लौटे तो उन्होंने बताया कि वहां कैसी सुविधाएं हैं। वहां यह भी बताया कि ब्रिटिश सरकार भी भारतीय लोगों को वहां बसाने के लिए तैयार है, और इसके बाद से ही भारतीयों का कनाडा में शिफ्ट होना शुरू हो गया। साल 1908 तक जब समय पहुंचा तो एक समय ऐसा आया कि कनाडा में करीब 4000 भारतीय सेटल हो चुके थे। लेकिन कनाडा के खालिस्तानी आतंक का गढ़ बनने की कहानी अभी यहां शुरू नहीं हुई है। तो सवाल यह है कि आखिर
कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ कैसे बन गया, और यह समझने के लिए मैं आपको थोड़ा आगे लेकर चलती हूँ। मैं आपको 1980 के दौर में लेकर चलती हूँ। भारत की आजादी को 2 दशक से ज्यादा का समय हो चुका था। देश में इंदिरा गांधी एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के तौर पर उभर चुकी थी। खास तौर पर 1971 की जंग के बाद उनका रुतबा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक आयरन लेडी के तौर पर मशहूर हो चुका था। तब तक कनाडा में भी सिख समुदाय के लोगों की संख्या काफी बढ़ चुकी थी और इसी बीच साल 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। तब कनाडा के प्रधानमंत्री थे पियरे ट्रूडो। भारत के परमाणु परीक्षण का पियरे ट्रूडो ने खुलकर विरोध किया। ये वो दौर था जब पाकिस्तान वेस्ट की आंखों का तारा हुआ करता था। अमेरिका की अगुवाई वाले देशों की शह पाकिस्तान को मिल रही थी और ये सारे के सारे भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिशों पर मौन साधा करते थे। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में मिली हार के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंक वाली चाल चलनी शुरू कर दी और इसी चाल का हिस्सा था भारत में खालिस्तानी आतंक को हवा देना। पाकिस्तान की शह पर भारत में खालिस्तानी आतंक 1980 तक आते आते बढ़ने लगा। इंदिरा गांधी की सख्ती के बाद कई खालिस्तानी आतंकी कनाडा की ओर भागने लगे और पियरे ट्रूडो की सरकार उन्हें शरण देने में जुट गई। 1982 में सिंगापुर में जन्मे सुरजन सिंह गिल ने कनाडा में खालिस्तानी की निर्वासित सरकार गठित की। वैंकूवर में इसका हेड ऑफिस भी बनाया गया और खालिस्तान के नाम का ब्लू पासपोर्ट भी जारी किया गया और पियरे ट्रूडो चुपचाप ये सब कुछ देखते रहे। सुरजन सिंह गिल की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने खालिस्तानी करेंसी भी जारी कर दी। हालांकि सुरजन सिंह को तब कनाडा में मौजूद सिखों का ज्यादा समर्थन नहीं मिला, लेकिन पियरे ट्रूडो यानी जस्टिन ट्रूडो के पिता ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने पियरे ट्रूडो को फोन मिलाया और भारत सरकार का पक्ष रखते हुए खालिस्तानियों पर एक्शन लेने की मांग की। जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो ने इंदिरा गांधी को आश्वासन तो दिया, लेकिन किसी भी तरह का कोई एक्शन उनकी तरफ से नहीं लिया गया। यहां तक कि पियरे ट्रूडो ने पंजाब में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या के आरोपी तरविंदर सिंह परमार के प्रत्यर्पण से भी इनकार कर दिया और इसी तरविंदर सिंह परमार ने आगे चलकर एयर इंडिया के कनिष्क विमान को हवा में उड़ाने की साजिश की। बावजूद इसके कनाडा के पियरे ट्रूडो जो सरकार थी वो मौन रही। भारत में पंजाब पुलिस की सख्ती के बाद खालिस्तानी आतंक ने दम तोड़ दिया, लेकिन मुट्ठी भर खालिस्तानी आतंकी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा में छिपकर आज भी भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। दुनिया भर को दहलाने वाले इस आतंक पर पश्चिम देशों का मौन कितना घातक हो सकता है, यह अमेरिका में 9/11 के हमले से समझा जा सकता है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो अपनी सियासत को बचाने और चमकाने के लिए आज भी आतंक के इस काले चेहरे को देखने को तैयार नहीं है। पिता ने आतंकी पाले और अब बेटा उसी राह पर चल पड़ा है। जस्टिन ट्रूडो शायद समझ ही नहीं पा रहे कि जिस आतंक को वो बचाने में जुटे हुए हैं, वो आतंक कल को उन्हें भी डस सकता है और आज दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं। जस्टिन ट्रूडो की सियासी मजबूरी क्या है वो भी समझनी जरूरी है, इसलिए आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में उसको विस्तार से आपको समझाएंगे। साल 2023 के आंकड़ों के मुताबिक कनाडा में रहने वाले भारतीयों की संख्या लगभग 18 लाख के आसपास और इसमें सबसे बड़ा ग्रुप है सिखों का, जो कि 7,80,000 के आसपास। सबसे ज्यादा सिख ऑन्टेरियो के ब्रैम्पटन शहर में रहते हैं। साल 2022 में आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने इसी शहर से खालिस्तानी रेफरेंडम का आयोजन भी किया था और जिसमें यह दावा किया गया था कि 1 लाख लोग इसमें हिस्सा उन्होंने लिया है।
कनाडा की संसद में 338 सीटें हैं और साल 2019 में हुए चुनाव में यहां 18 सिख सांसद चुने गए थे। और एक समय यह भी था जब जस्टिन ट्रूडो की सरकार की कैबिनेट में 4 सिख शामिल थे। सिख राजनीति का एक बड़ा पहलू वहां पर गुरुद्वारा भी है। कनाडा में 200 के आसपास गुरुद्वारे हैं और जिनकी प्रबंधक कमेटी का चुनाव होता है और जिसमें कई खालिस्तानी आतंकियों का दबदबा है। चूंकि सिख एक ब्लॉक के रूप में वोट करते हैं, इसलिए गुरुद्वारों की पॉलिटिक्स का असर राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देता है। अब क्या आप ये सोच सकते हैं कि अमेरिका में किसी चर्च की दीवार पर ओसामा बिन लादेन की तस्वीर लगा दी जाए? बिल्कुल नहीं। लेकिन कनाडा में आतंकी तलविंदर सिंह परमार की तस्वीर ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर के एक गुरुद्वारे में लगी हुई है और जस्टिन ट्रूडो की सरकार इस पर कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहती। कनाडा की सरकारों को खालिस्तानी आतंकी शायद कोई समस्या लगते ही नहीं, वो इसे भारत की समस्या मानते हैं और इसीलिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। खालिस्तानी आतंक पर कनाडा की मौन सहमति के एक नहीं कई दर्जन उदाहरण भी हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कनाडा में सांझ सवेरा नाम की एक मैगजीन खालिस्तानी आतंकियों का महिमा मंडन किया करती थी। आने वाले दिनों में इस मैगजीन को सरकारी विज्ञापन भी मिलने लगे। सांझ सवेरा मैगजीन अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन यानी WSO से जुड़ी हुई है और कहा जाता है कि इसकी स्थापना अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुई थी। कनिष्क बॉम्बिंग के आरोपी को आज तक कनाडा में कोई सजा नहीं हुई। 2018 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जस्टिन ट्रूडो को 10 खालिस्तानी आतंकियों की एक लिस्ट सौंपी थी। मलकीत सिंह उर्फ फौजी, गुरप्रीत सिंह, हरदीप सिंह निज्जर, पन्नू और गुरजीत सिंह चीमा का नाम उस सब में शामिल था। गुरजीत सिंह चीमा पर पंजाब में सिख नाबालिगों को कट्टरपंथी बनाने और खालिस्तानी आतंकियों का एक मॉड्यूल तैयार करने का उन पर आरोप है। माना जाता है कि चीमा कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में रहता है। गुरप्रीत सिंह पर भी पंजाब के युवाओं को भड़काने और आतंक के लिए फंड जुटाने का आरोप है। माना तो यह भी जाता है कि गुरप्रीत कनाडा के ओंटारियो में रह रहे हैं और इसी तरह बब्बर खालसा से जुड़ा मलकीत सिंह कनाडा के सरे शहर में रह रहा है। बब्बर खालसा से ही जुड़े गुरजिंदर सिंह पन्नू के लिए कहा जाता है कि वो कनाडा के हैमिल्टन में रहते हैं और जिस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद जस्टिन ट्रूडो बवाल मचा रहे हैं, उस पर तो 10 लाख का इनाम तक रखा गया था। अब जरा सोचिए कि पाकिस्तान तो कम से कम अपने यहाँ पनाह लिए हुए आतंकियों की मौजूदगी से इनकार तो करता है। वो कम से कम ये तो कहता है कि हमारे यहाँ से भारत में कोई आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। दूसरी ओर कनाडा तो खालिस्तान के इन आतंकियों को खतरा मानने के लिए ही तैयार नहीं। उल्टे जस्टिन ट्रूडो तो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटे हुए, जबकि उनका सच क्या है ये खुद कनाडा में भारत के पूर्व राजदूत संजय वर्मा से खुद आप सुन लीजिए। Khalistani extremists are being encouraged all the time. I also know, again, this is my allegation, I'm not giving you any evidence on that. I also know that some of these Khalistani extremists and terrorists are deep assets of CSIS. कनाडा का झूठ एक्सपोज करती इन बातों में एक संदेश और छिपा है कि चाहे जो हो जाए भारत झुकेगा नहीं। ये नया भारत है जो सहता नहीं है, जो सिर्फ कहता नहीं करके दिखाता है। चाइना के मामले में तो शायद कनाडा ने देख ही लिया होगा। भारत सरकार कनाडा के इस झूठ के खिलाफ अपने अधिकारियों के साथ खड़ी रही और जस्टिन ट्रूडो को उनके हर झूठ का करारा जवाब भी दिया गया। लेकिन ट्रूडो की आंखें शायद बंद हैं और इसकी वजह कनाडा के एक पत्रकार की बातों में साफ समझा जा सकता है। कैनेडियन पत्रकार टेरी मिलवेस्की ने अपनी किताब ब्लड फॉर ब्लड 50 इयर्स ऑफ द ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट में यह साफ लिखा है कि कनाडा के सभी आम सिख चरमपंथी संगठनों से राब्ता नहीं रखते, लेकिन अलगाववादियों का राजनीतिक पार्टियों में रसूख है क्योंकि वे सबसे मुखर हैं
और शायद इसी वजह से जस्टिन ट्रूडो ने भी खालिस्तानी आतंकियों के आगे घुटने टेक दिए। इसे इस बात से समझिए कि साल 2018 में कनाडा पर आतंकी हमले के खतरे से जुड़ी सालाना रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में पहली बार खालिस्तानी आतंक का जिक्र किया गया था। जैसे ही रिपोर्ट का जिक्र शुरू हुआ, अलगाववादी संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू किया। जस्टिन ट्रूडो और उनकी लिबरल पार्टी को धमकियां मिलनी शुरू हुई कि वो वैंकूवर में होने वाले सालाना बैसाखी रैली में शामिल नहीं हो पाएंगे। ट्रूडो रैली में शामिल हुए, लेकिन इससे ठीक पहले रिपोर्ट में खालिस्तान का जिक्र हटाकर उसे नए सिरे से पेश करने के बाद शामिल हुए। जाहिर है जस्टिन ट्रूडो भी कुर्सी के लिए गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म का खतरनाक खेल खेल रहे हैं। पश्चिम देशों की ये आदत है कि जब तक आग उनके घर में नहीं लगती, दूसरे का घर जलता देखकर वो तालियां पीटते हैं। और इस वक्त ऐसा ही कर रहे हैं ये फाइव आइज, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि आतंकी सिर्फ आतंकी होते हैं और उनका एक ही मकसद होता है आतंक फैलाना। लेकिन जस्टिन ट्रूडो अपनी कुर्सी बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको कनाडा की संसद में नेता प्रतिपक्ष पीए पॉइलेव्रा का वो लेटर दिखाना चाहती हूं जो उन्होंने कुछ दिन पहले ही जारी किया है। इस लेटर में जो लिखा है वो इस पूरी कहानी को बिल्कुल साफ करके रख देगा। कनाडा में चुनाव होने वाले हैं और पीए पॉइलेव्रा का कहना है कि ट्रूडो ये सब कुछ अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कर रहे हैं। वो इस झूठ से कनाडा की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं और इसका कारण है ट्रूडो की हार के संकेत। इप्सोस का एक सर्वे ये कहता है कि चुनाव में कनाडा के पीएम की स्थिति बहुत खराब है और इस सर्वे में पता चलता है कि जस्टिन ट्रूडो के चुनाव जीतने के चांसेस केवल 26% हैं, तो वहीं पीए पॉइलेव्रा की जीत के चांसेस 45% है, 45%। मतलब ट्रूडो अपने विरोधी पीए से थोड़ा बहुत नहीं बल्कि लोकप्रियता के मामले में पूरे 19% नीचे चले गए। लेकिन भारत से विवाद के बीच अब ट्रूडो की कुर्सी खतरे में आ चुकी है। उन्होंने अपनी ही पार्टी ने, उनकी जो पार्टी है उसने डेडलाइन दे दी है उनको। लिबरल पार्टी के सांसदों ने ही जस्टिन ट्रूडो को चौथे कार्यकाल के लिए दावेदारी पेश नहीं करने और पद से इस्तीफा देने को कह दिया है। ट्रूडो के इस पर फैसला लेने के लिए 28 अक्टूबर तक की डेडलाइन भी उनको दी गई है। लिबरल पार्टी के 20 सांसदों ने चिट्ठी लिखकर ट्रूडो से इस्तीफे की मांग की है। अब आप इस पूरी कहानी को अच्छे से समझ सकते हैं। एक हारा हुआ नेता अपनी नाकामियों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए बिना सबूतों के कुछ भी बोल रहा है। और इतना ही नहीं, जस्टिन ट्रूडो को लिबरल पार्टी के सांसदों के आंतरिक विद्रोह का भी सामना करना पड़ रहा है। और ये वजह क्या है? ये विद्रोह खालिस्तानी अलगाववाद से निपटने के ट्रूडो के तौर तरीके को लेकर है कि भारत और कनाडा के बीच जो तनाव है, बढ़ते हुए कूटनीतिक तनाव को लेकर है। जहां ट्रूडो का नेतृत्व कटघरे में है, तो वहीं आंतरिक राजनीतिक कलह से कहीं अधिक मुश्किलें भी बढ़ गई। अगर वो खालिस्तानी अलगाववाद पर अपने तौर तरीके को नहीं बदलते या अपना निष्क्रिय रुख जारी रखते हैं, तो आज का कनाडा कल का पाकिस्तान होगा। आज कट्टरपंथियों और आतंकवादियों ने जो हाल पाकिस्तान का किया है, वो हाल कल खालिस्तानी कनाडा का करेंगे। और ये सबक अगर कनाडा और अमेरिका अपने अतीत से ले लेते हैं, तो ये उनके हित में होगा और इंसानियत के भी हित में। क्योंकि ओसामा बिन लादेन की सरपरस्ती का जो अंजाम 9/11 के हमले के तौर पर अमेरिका ने झेला है, वो दर्द भी तो पूरी दुनिया का था। और कल अगर खालिस्तानी आतंकियों ने भारत को कोई जख्म दिया, तो वो दर्द भी मानवता का होगा। और कनाडा को ये समझना होगा कि अगर आज कोई और देश है, तो वो कल कनाडा भी हो सकता है।